I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, कोटा। आज हम गैसियस एक्सचेंज रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन और उसमें जो है साम्यावस्था पर जो आपके अभिकारक और उत्पाद जो हैं किस प्रकार से इक्विलिब्रियम में रहते हैं इसके बारे में पढ़ा। और हमने Kp और Kc के बीच में रिलेशन देखा। Kp इज इक्वल टू Kc और आपका RT रेज़ टू पावर डेल n के बराबर होता है, जहाँ पे डेल n जो है वो अभिक्रियाएं वो जो उत्पादों के मोल हैं और अभिकारकों के मोल हैं उनका जो डिफरेंस है वो डेल n के बराबर होता है। तो अगर हम ऐसी अभिक्रियाएं देखें जिसमें कि जो उत्पादों के मोल और अभिकारकों के मोल समान होते हैं, जहाँ पर डेल n 0 के बराबर होता है, ऐसे अगर हम उदाहरण लें H2 + I2 गिव्स यू 2HI जो कि आपस में साम्यावस्था में है, तो वहाँ पर डेल n बराबर क्या हो जाएगा 2 - 2 = 0। अब अगर हम माने कि जो है प्रारंभ में हाइड्रोजन के A मोल और आयोडीन के B मोल जो है बंद पात्र में हम लेते हैं जिसका आयतन V है, और इसको अगर हम 400 डिग्री तक साम्य स्थापित होने तक गर्म करते हैं, तो ये हम मानते हैं कि जो आपके A और B मोल्स थे H2 और I2 के, उसमें से अगर X मोल जो हैं क्रिया करते हैं तो यहाँ पर A - X हो जाएगा, यहाँ पर B - X हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके 2X हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं H2 की जो सांद्रता हो जाएगी A - X/V, आयोडीन की B - X/V और HI जो है 2X/V। Kc का जो मान है वो हमारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर के रूप में आते हैं, और नीचे आपका रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक H2 और I2। तो अगर हम इनको रखें इसकी वैल्यू को, HI हमारा 2x/V² और यहाँ पर A - X और B - X/V, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 4x² A - X B - X। तो अभिक्रिया के Kp का मान भी समान होगा, क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए Kp = Kc, क्योंकि हमने कहा Kp किसके बराबर है, Kc RT रेज़ टू पावर डेल n। तो यहाँ पे डेल n 0 है तो आपका RT खत्म हो गया, तो Kp = Kc जो है उसके बराबर हो जाता है। अब बच्चों अगर हम उदाहरण देखें, 425 केल्विन ताप पर 1 लीटर के फ्लास्क में 0.1 मोल हाइड्रोजन तथा 0.2 मोल आयोडीन की क्रिया कराई जाती है। हमारे पास H2 + I2 गिव्स यू 2HI रिएक्शन है, और अगर साम्य स्थापित होने पर जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो 0.02 मोल रह जाती है, तो दिए हुए ताप पर अभिक्रिया का Kc ज्ञात कीजिए। हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc ज्ञात करना है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो साम्य जब स्थापित होता है तो जो हाइड्रोजन की मात्रा जो बचती है वो केवल कितनी बचती है 0.02, यानी कि 0.1 में से जो है मतलब आपकी जो है 0.02 बचती है, इसका मतलब 0.08 मोल ने क्रिया कर लिया। तो जो हाइड्रोजन की साम्यावस्था पर जो कंसंट्रेशन होगी वो 0.1 - 0.08 यानी कि 0.02 के बराबर होगी, और आयोडीन की 0.2 - 0.08 0.12 के बराबर होगी, और HI का 2 × 0.08 X जो है यहाँ पर वो किसके बराबर है, आपका 0.08 के बराबर है, जितना कि हमारा बन रहा है, और वो 0.16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले A, B और 0 शुरू में प्रारंभ में मानते हैं, और साम्यावस्था पर आपका 0.1 - X 0.2 - X और यहाँ पर 2X हमारा बन जाता है। तो उसी हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन करी है। अब पात्र का आयतन जो है 1 लीटर है, तो हमारे पास Kc का मान जो है वो 0.16² / 0.02 × 0.12 हो जाएगा, जो कि 10.67 के बराबर होगा। अब अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, N2 + O2 गिव्स यू 2NO।
इसकी साम्यावस्था पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और NO के मोलों की जो संख्या है क्रमशः 0.25, 0.05 तथा 1.0 मोल है। यदि पात्र का आयतन 1 लीटर हो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता की गणना कीजिए। तो बच्चों ये वापस से हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता है AB और प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी, और साम्यावस्था पर A-X, B-X और 2X हो जाएगा, ठीक है। और पात्र का आयतन जो है वह 1 लीटर है। तो हमें पता है कि जो साम्यावस्था पर इनके मोलों की संख्या जो है क्रमशः 0.25, 0.05 और 1 मोल है। तो 2x बराबर 1, तो x की संख्या 0.5 आ गई। A-X कितना है 0.25, यानी कि A हो गया 0.25 प्लस x, और x का मान है 0.5, तो आपका 75 मोल प्रति लीटर हो जाता है। और इसी प्रकार से B-X, B इज इक्वल टू 0.05 प्लस 0.5 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट आपका 0.5 जो है वो साम्यावस्था पे है B-X बराबर, तो B आपका 0.05 प्लस जो x का मान है 0.55 मोल प्रति लीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता A 0.75 और B 0.55 मोल प्रति लीटर हो जाती है। अब अगर हम ऐसी अभिक्रियाएं देखें जिसमें कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी मात्रा अगर ज़्यादा है, किससे, प्रोडक्ट से, उत्पाद से, तो वहाँ पर डेल एन का मान लेस देन 0 हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। जैसे प्रथम उदाहरण जो है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स यू 2NH3, इसमें 2 आपके प्रोडक्ट्स अमोनिया के मोल्स हैं और -4 जो हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स हैं, तो आपका -2 आ जाता है। इसी प्रकार से SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, तो यहाँ पे 4 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 माइनस आपके 3 - 1 हो जाता है। जो हेबर्स प्रोसेस है हमारा, जिसमें कि हम अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिक्स होकर अमोनिया बनता है, उसमें प्रारंभिक जो मोल की संख्या है 1, 3 और 0 है, और साम्यावस्था पर 1 - x, 3 ब्रैकेट में 1 - x, जिसको हम खोलेंगे तो 3 - 3x हो जाएगा, और 2x। आप साम्यावस्था पर जो नाइट्रोजन के x मोल क्रिया कर लेते हैं, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के जो x मोल हैं वह क्रिया कर लेते हैं, तो 1 - x यहाँ पर बच जाता है, और ये 3 - 3x बच जाता है, और ये 2x मोल हमारे जो है 2x प्रोडक्ट के मिल रहे हैं। तो वापस से अगर हम इस प्रकार से जो हमारा Kc का मान होता है, जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपन लेते हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रेज़ टू पावर आ जाते हैं घात के बराबर, तो आपका NH3 2x/v, हाइड्रोजन 3 1 - x/v, और नाइट्रोजन जो है आपका 1 - x/v हो जाता है। इन मानों को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास 4x² v² अपॉन 27 1 - x² हो जाता है। अब यहाँ पर जो है आपका, अगर हम ये हमारा मान Kc का हो गया। अब अगर हम Kp की गणना करें तो हमारा जो अभिक्रिया है उसमें साम्यावस्था पर जो कुल मोल है वो कितने हैं, 1 - x प्लस 3 - 3x प्लस 2x, दैट इज 4 - 2x। तो साम्यावस्था पर जो कुल दाब है वह P है, तो Pn2 किसके बराबर हो जाएगा, नाइट्रोजन का 1 - x अपॉन 4 - 2x, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 3 1 - x अपॉन 4 - 2x P, अमोनिया का 2x अपॉन जो टोटल मोल है 4 - 2x अपॉन P, और वापस से हम Kp जो है हमारा अमोनिया अपॉन जो प्रेशर ऑफ अमोनिया है अपॉन प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। इन मानों को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, ऊपर अमोनिया का 2x अपॉन 4 - 2x, और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो हमारे पास 4x² 4 - 2x² और 27 1 - x² p² आ जाता है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x का मान जो है अगर बहुत लेस देन 1 मतलब कम है 1 से, और 1 - x इसलिए क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और 4 - 2x जो है अगर हम उसको 4 मान लेते हैं तो यहाँ पे आपका 4x² इंटू 4 4 16, और नीचे आपका 27 p² हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आपका क्या बच गया 4² 16 और 16 4 64x² अपॉन
27 p² आपका उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम उदाहरण देखें जिसमें कि डेल एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मात्रा, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं अभिकारकों से। जैसे PCl5 जो है विघटित होकर PCl3 और Cl2 देता है, तो यहाँ पर डेल एन जो है वह 2 - 1 = 1 है। ऐसे ही N2O4 डिकम्पोजेस टू गिव 2 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर भी 2 - 1। NOCl gives you 2 moles of NOCl gives you 2 moles of NO plus Cl2, तो यहाँ पे आपका इसके जो है 3 - 2 होगा ये, है ना, तो 1 मोल हो जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार से आपका जो है 4 - 2 2 मोल्स हो जाएंगे। यहाँ पे करेक्शन होगा, ये 3 - 2 होगा। अब अगर हम अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं उनमें डेल एन का मान जो है इसलिए पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और इन अभिक्रियाओं के लिए वियोजन की सीमा या वियोजन की जो मात्रा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में Kc और Kp के मान ज्ञात करना सरल होता है। जो वियोजन की मात्रा है वह किसके बराबर होगी? जो अभिकारक के वियोजित हुए मोलों की संख्या है अपॉन अभिकारक के प्रारंभ में लिए हुए कुल मोलों की संख्या है। कितना जो है अभिकारक वियोजित हो गया, है ना, और कितना जो है शुरू में उसके मोल की संख्या थी। तो अगर हम वियोजन की मात्रा को सामान्यतः अल्फा से व्यक्त करते हैं, तो अगर हम PCl5 का एग्जाम्पल लें जो विघटित होकर PCl3 + Cl2 देता है, तो यहाँ पर आपके A मोल्स हैं, यहाँ पे 0 0 है, और साम्यावस्था पर यहाँ पे 1 - x और यहाँ पर XX हो जाता है। तो जो वियोजित हुए मोलों की संख्या है वो x है और अभिकारक के प्रारंभ में किए हुए मोलों की संख्या a है। तो एक मोल जो PCl5 में से वियोजित हुए मोल की मात्रा उसकी वियोजन की मात्रा कहलाती है। किसी अभिकारक के एक मोल में से वियोजित हुए मोल की मात्रा उसे उसकी वियोजन की मात्रा कहलाती है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल का Kc ज्ञात करें, तो यहाँ पर जो है PCl5 के A मोल्स हैं और ये शुरू में 0 है, और साम्यावस्था पर ये A - x अल्फ़ा ले लो या A अल्फ़ा ले लो, x अल्फ़ा या A अल्फ़ा, और इस प्रकार से साम्यावस्था पर सांद्रता ये हो जाएगी। और वापस से हमारा जो Kc का फॉर्मूला है उसमें अगर हम इनको पुट कर देते हैं तो हमारे पास A₀ अपॉन 1 - अल्फ़ा v हो जाएगा, α² अपॉन 1 - अल्फ़ा c हो जाएगा। A/v जो है वो सांद्रता के बराबर है। अब बच्चों अगर हमको Kp की गणना करनी है तो वापस से जो कुल मोलों की संख्या है वो 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, तो ये 1 + अल्फ़ा हो गई। और हमारा जो PCl3 का जो कुल प्रेशर है यदि साम्यावस्था पर वो P है, तो जो PCl3 का प्रेशर होगा वो अल्फ़ा अपॉन PCl3 का अल्फ़ा अपॉन जो कुल मोलों की संख्या है 1 + अल्फ़ा इंटू P हो जाएगी। और क्लोरीन की इसी प्रकार से अल्फ़ा P अपॉन 1 + अल्फ़ा, और PCl5 की 1 - अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा अपॉन 1 + अल्फ़ा इंटू P। और इनको अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास α² अपॉन 1 - अल्फ़ा² P आ जाता है, जहाँ पे अल्फ़ा जो है वियोजन की मात्रा है। इसी प्रकार से अगर हम अगला उदाहरण देखें, COCl2 जो है CO + Cl2 देता है। 1 लीटर फ्लास्क में अगर ये रिएक्शन होती है और इसमें जो COCl2 की सांद्रता 0.4 ग्राम है, यदि इस अवस्था में कुछ COCl2 और मिलाया जाता है तो साम्यावस्था पुनः स्थापित हो जाती है और COCl2 की सांद्रता 1.6 मोल प्रति लीटर हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि साम्यावस्था पर CO की सांद्रता पहली साम्यावस्था सांद्रता की 2 गुना होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे और माना कि साम्यावस्था पर CO की जो सांद्रता है वो x है। यहाँ पे हम हमेशा प्रारंभिक सांद्रता A मान लेते हैं, यहाँ पे 0 0, और फिर साम्यावस्था पर A - x, उसमें से x जो है वो विघटित हो जाता है और x उतने प्रोडक्ट्स हमको मिल जाते हैं। तो इसलिए जो साम्यावस्था पर CO की सांद्रता जो है वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और Cl2 की सांद्रता भी x होगी। ठीक है, तो COx और Cl2x और CaCl2 जो है A - x हो जाएगी, जो कि 0.4 के बराबर है। अब हमारा COCl2 अपॉन COCl2 Kc के बराबर,
और यहाँ पर हमारा जो है CO और Cl2 दोनों XX है तो x² और COCl2 की जो सांद्रता है वो जो इसके 0.4 है। अब जो है CO Cl2 दोनों इनकी जो है सांद्रता बराबर है और COCl2 की जो है वो कितनी है सांद्रता 1.6। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को बराबर ले लेते हैं तो CO² हो गया अपॉन 1.6 और CO² अपॉन 1.6 किसके बराबर है Kc के बराबर है और Kc हमारा x² अपॉन 0.4 के बराबर है। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास CO² 4x² के बराबर आ जाता है और CO जो है 2x के बराबर आ जाता है। तो CO जो है 2 इंटू जो पहली साम्यावस्था की सांद्रता है और यही हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई भी गैसीय जो अभिक्रियाएं हैं उनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम सिंपल तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।